हेलो अमीगोज भाई, आई होप कि बायोशाला की जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। और आज जो है चैप्टर अगला निपटा लेते हैं फटाफट से। बायोटेक्नोलॉजी है चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चैप्टर्स में से एक है। बेसिक उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, तो जाहिर सी बात है अपन तो रिवीजन कर रहे हैं, तो फटाफट से आइए निपटाते हैं ज़रा। तो बायोटेक्नोलॉजी बोल रहा है सबसे पहले ही कि भाई ऐसा है कि देखो, हम हैं इंसान, इंसान होता है सेल्फिश, तो अपन क्या करेंगे, अपन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो ऑर्गेनिज्म से कुछ भी करके प्रोडक्ट बनवाएंगे, ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स बनवाएंगे, और उसका इस्तेमाल जब हम ह्यूमंस के बेहतरीन के लिए करेंगे तो वो सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आ जाएगा। अब इसके अंदर में जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो, टेस्ट ट्यूब बेबी हो। अब देखो कि ज़रूरी नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आपको जीन्स से ही छेड़खानी करनी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, अब इसमें ज़रूरी नहीं कोई बंदा जाके जीन्स से छेड़खानी करेगा तभी वो बायोटेक्नोलॉजी। लोगों के दिमाग में रहता है ना कि नहीं, जब तक तुम जीन से छेड़खानी नहीं करोगे तब तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो कि पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो दोनों में अंतर है दोस्त। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें टेस्ट बेबी सिंथेसाइजिंग न्यू जीन, उसको नई जगह डालना, वहाँ से प्रोटीन बनवा लेना वैक्सीनेशन के लिए, चाहे तो प्रोटीन चाहे तो डीएनए बनवा लेना। तो ये सारी क्योंकि वैक्सीन तो डीएनए की भी होती है, आरएनए की भी होती है, और प्रोटीन की भी होती है, तो वैक्सीन तो तीनों चीज़ों की बन जाती है। और भाई हमारी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसने बोला कि देखो भाई कि उसमें उसके अंदर में दोनों व्यूज़ हैं। आज का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो व्यू है और जो ट्रेडिशनल व्यू है, दोनों को उसने मिला करके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में समाहित किया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि डीएनए के साथ ही तुम्हें छेड़खानी करनी है, तो उसने बोला कि नेचुरल साइंसेज के अंदर में भी ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड देयर पार्ट्स ऑफ उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग प्रोडक्ट, भाई कैसे भी करके तुमने उस चीज़ का इस्तेमाल इंसान के जीवन के बेहतरी के लिए करना है। बट बस ये तो खैर तुम्हें प्ले अगर याद कर रहे हैं तो याद कर लेना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो भैया ऐसा है कि दो मेन आइडियाज़ हैं, दो मेन कोर आइडियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में। वैसे तो इन दो के अलावा भी हैं, अपन को क्या अपन देख रहे हैं, पहले एनसीईआरटी ज़रा ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको कि हम बोल देते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर को क्या बोलेंगे भाई, इसके सामने गाड़ी खड़ी कर दोगे कोई तो बोलेगा ठीक है इसका स्टीयरिंग व्हील निकाल लेते हैं और ये दूसरी वाली गाड़ी खड़ी है इसके अंदर में डाल देंगे, और उस वाली गाड़ी का जो है वो टायर निकाल करके इस वाली में डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके एक चीज़ को निकाल करके इधर, इधर को निकाल करके उधर, ताकि एक नई चीज़ बन सके। वही है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में भी। क्या कर रहे हो, ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए को, आरएनए को एक जगह से निकाला दूसरी जगह डाला, वहाँ से निकाला इधर डाल दिया। तो इस तरीके से आप जीन्स का या डीएनए का इधर कटाई छटाई करके ट्रांसफ़र करते रहते हो, जिसकी वजह से, तो कोर आइडिया तो दोस्त ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तुम क्या करोगे, सबसे पहले बैक्टीरिया को आइसोलेट करोगे, बैक्टीरिया में से क्या निकलवाओगे, प्लाज्मिड निकलवाओगे, और उधर से क्या निकलवाओगे, उधर से वो जीन निकलवाओगे जो जीन तुम्हें डालना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं भाई। बैक्टीरिया से क्या निकलवा लिया, प्लाज्मिड निकलवा लिया, और इधर से क्या निकलवा लिया, अपना डिज़ायर्ड डीएनए निकलवा लिया। डिज़ायर्ड डीएनए निकलवाने के बाद दोनों को जोड़ दिया, चिपका दिया, और दोनों को चिपकाने के बाद वापस से बैक्टीरिया में डाल दिया, और बैक्टीरिया को बोला भाई डिवाइड कर, और बैक्टीरिया डिवाइड करने लगा। और फिर उसके बाद या तो बैक्टीरिया खुद ब खुद ही प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया जो है वो क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पर हमने बैक्टीरिया बना दिया और बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल जो ऑयल स्पिल होते हैं उसके लिए कर लिया। या फिर हमने कोई प्रोटीन बनाया और उस प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो हमने इंसान की बेहतरी के लिए कर लिया। तो ये तो पहला वाला हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर में मोटा माटी आता है, देखो भैया तुम जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो बैक्टीरिया है, वो डीएनए आरएनए, अब वो तुम्हें दिखने वाले तो है नहीं। अगर वो चीज़ तुम्हें दिखने वाली नहीं है तो तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर केवल और केवल वही बैक्टीरिया हो या वही डीएनए हो, केवल उसी के साथ तुम काम कर रहे हो, किसी और कोई और बैक्टीरिया वहाँ करके कंटेमिनेशन तो नहीं कर रहा, वो तुम्हें दिखेगा तो नहीं है। तो तुम्हें पहले से ही स्टेराइल एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर में काम करना पड़ेगा, स्टेराइल एम्बियंस के अंदर में काम करना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद तुम जब उसको बनवा लोगे तो उसके बाद तुम माइक्रोब को ग्रो करो, यू उसकी सेल को ग्रो करो, पागलों की लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करो, और उससे जो या तो बैक्टीरिया, भाई तुम बेहतरीन जेनेटिकली मॉडिफाइड दही बनाना चाहते हो जिसमें जो ज़्यादा क्रीमी है, ज़्यादा बेहतरीन है, टेस्ट बहुत बेहतरीन करता है, या उसके अंदर में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन के, विटामिन B12 है, तो बनवा सकते हो ना। तो उसके इसमें बैक्टीरिया खुद ब खुद तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट खुद ब खुद है। या फिर तुम एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम, ये भी चीज़ें निकलवा सकते हो बैक्टीरिया से। अब यहाँ पर थोड़ी सी इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है, बोलता है कि देखो ऐसा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी देखो भैया एडवांटेज तो हैं, हाँ ठीक है एडवांटेज तो हैं, लेकिन क्या है, क्या एडवांटेज, एडवांटेज ये है कि बढ़िया सा एक ऐसा जेनेटिक सेटअप बन जाता है जो इस दुनिया के अंदर में जेनेटिक सेटअप कभी था भी नहीं। ओके फाइन। बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है। ओ क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन आएंगे तभी तो आप प्रेशर के वक्त, जब नेचुरल प्रेशर आएगा तो उस वक्त में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, और वही तो चाहिए, यही तो नेचुरल सिलेक्शन है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये भी ये तो देखो इस चीज़ को, ये तो नेचर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर के अंदर में हो रहा है ना, हम लोग अपने फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती प्लांट को, जो कि आपस में रिप्रोडक्शन नहीं भी करना चाहते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करवा देते हैं, या वो गाय और बैल जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती रिप्रोड्यूस करा देते हैं। बोले कि एक तो ये ट्रेडिशनल व्यू है जिसकी वजह से, अब लेकिन ट्रेडिशनल व्यू में ये है कि तुम्हारे अच्छे जीन भी अच्छे जीन का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है और बुरे जीन का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, तो तुम्हें बस वो कॉन्टीन्यूसली रिपीट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। लेकिन अल्टीमेटली चाह तुम भी यही रहे हो कि इधर के बेहतरीन जीन और इधर के बेहतरीन जीन जो है बच्चे के अंदर में आ जाएं। अब बच्चे के अंदर में आते नहीं हैं ट्रेडिशनल वाले में, क्योंकि 4 बच्चे होंगे तब जा कर के उनमें से एक बच्चा जो है जिसमें दोनों चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, तो भाई आप मान लो कि आपके पास बैल है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और इधर गाय है जिसकी जो दूध अच्छा देती है, तुम्हें दोनों चीज़ें चाहिए बच्चे के अंदर में। तो 4 बच्चों में से एक बच्चे की संभावना है ना कि बच्चा जो है वो तगड़ा भी हो और दूध भी ज़्यादा दे। तो उसी तरीके से अब क्या है कि अगर तुम्हें ये मौका मिल जाए कि तुम अपनी मर्जी से चाह करके जीन उठा करके डायरेक्ट इधर से तगड़ा होने का जीन उठा लिया, इधर से ज़्यादा दूध देने का जीन उठा लिया, उठा करके बच्चे में डाल सकते हो, तो वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोसेस होगा, और वही कर रहे हैं। द टेक्निक जिसके अंदर में जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो टेक्निक जिसके अंदर में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और यूजिंग द जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो भाई हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, री मतलब दोबारा से, कंबाइन मतलब कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करना, दोबारा से कंबाइन करना, इसको खोला और इधर से ये जीन निकाला और इन दोनों को दोबारा से कंबाइन कर दिया, रिकम्बाइन कर दिया, तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो मैं क्या बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लिया तुमने, ठीक है, अब इसका यूज़ करो जीन क्लोनिंग। भाई जो तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाया है, तुम इसको पागलों की तरह नंबर बढ़वा लो इसका, और जब तुम उसका नंबर बढ़वाओगे तो उसको क्लोनिंग बोल देते हैं। और अब क्या करो, अब इसको जहाँ भी डालना है वहाँ डालो, बैक्टीरिया के अंदर डालना है बैक्टीरिया के अंदर डाल दो, कहीं और डालना है इंसान के अंदर डालना है इंसान के अंदर डाल दो। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जीन ट्रांसफ़र के तरीके पड़ेंगे, जीन गन से फिकवा दो, कॉम्पिटेंट सेल बनवा के फिकवा दो, तुम्हारा जीन गन के ज़रिए फिकवा दो, तो देखेंगे कि जीन का ट्रांसफ़र भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। यही तो प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल वाले की संग, क्या प्रॉब्लम थी कि भैया अनडिज़ायरेबल जीन्स भी आ जाया किया करते थे ट्रेडिशनल वाले के अंदर में, अनडिज़ायरेबल जीन डिज़ायरेबल वाले के साथ घुस जाया करते थे। लेकिन अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई जो चीज़ मैं चाहता हूँ केवल और केवल वही चीज़ जो है मेरे पास आएगी। अब जो डीएनए तुमने बैक्टीरिया के अंदर में फेंक दिया है, ये जो डीएनए फेंक दिया है, ये 2 तरीके से ग्रो कर सकता है। पहला ग्रो करना कि बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ग्रो करेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, बैक्टीरिया के अंदर खुद ब खुद प्लाज्मिड पागलों की तरह डिवाइड कर सकता है, उसको कॉपी नंबर बोलते हैं। तो 2 तरीके से जो है डीएनए को बढ़वाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। वो क्या है, एक तो खुद ब खुद डीएनए का डबल होते जाना, और या बैक्टीरिया का डबल होते जाना। इसके अलावा हम देखेंगे कि भैया आगे चल करके देखेंगे, ये अभी तुमको थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, कि भाई प्लाज्मिड के ऊपर में ना ऐसा एक डीएनए का सीक्वेंस होता है जहाँ डीएनए पॉलीमरेज आकर के बैठेगा,
अगर ऐसी जगह ही मौजूद नहीं है जहाँ डीएनए पॉलीमरेज आके बैठेगा, तो प्लाज्मिड का डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मेक्स श्योर कि प्लाज्मिड का डुप्लीकेशन हो। एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो तुमने ये एलियन पीस ऑफ डीएनए डाला है, ये होस्ट क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया है। तुमने जब बनाया था तो तुमने इसको बैक्टीरिया के अंदर में डाल दिया, तो बैक्टीरिया इस वक्त तुम्हारा होस्ट है, मेज़बान है। तो ये इसके अंदर आकर के पागलों की तरह डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। और वही डिवाइड करने को क्लोनिंग बोल देते हैं। प्लाज्मिड जो है उसको जो डिफाइन करते हैं तो बड़े स्पेसिफिक नाम से डिफाइन कर सकते हैं। उसका नाम बोलते हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो भैया देखो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये मेरा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा, क्रोमोसोम से फालतू, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब क्या है कि ये जो जीनोमिक डीएनए है ये तभी डिवाइड करेगा क्रोमोसोम जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। लेकिन प्लाज्मिड के केस में ऐसा नहीं करूँ। प्लाज्मिड के केस में ये बैक्टीरिया के अंदर ही कई बार जो है वो डिवाइड कर सकता है। और उसी को हमने डिस्कस किया था कि उसी को जो है हम कॉपी नंबर का खिताब दे देते हैं। अच्छा जी, तो ऑटोनोमसली खुद ब खुद रेप्लिकेट कर लेता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा होता है। अगला बात करते हैं 1972 के अंदर में हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहेन, इन दोनों ने मिल करके कुछ काम किया था। देख लेते हैं ज़रा भाई। बोले कि स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर अकम्प्लिश्ड इन 1972 क्या किया कि आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, भाई प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर 10 तरीके के जीन होंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि रेजिस्टेंट वाले जो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस देते हैं वो वाले जीन जो हैं काट के निकाला था प्लाज्मिड से। ओके, बहुत मतलब द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। भाई ये तुमने करा कैसे? तुमने ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में से तुमने जानबूझ करके एक हिस्सा बहुत ही स्पेसिफिकली काट के निकाल सकते हो क्या? तो वो हो क्यों पाया? वो हो पाया क्योंकि हम डिस्कवरी हुई थी किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, जिसको कि मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। कि भैया प्लाज्मिड में से अपनी मर्जी का जो हिस्सा है वो तुम काट करके निकाल सकते हो। द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट्स एज वेक्टर। देखिए वेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो एक चीज़ को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेकर के जा सके, ठीक है। तो जैसे कि मच्छर वेक्टर है किसके लिए? डेंगू के वायरस के लिए, या मलेरिया के प्रोटिस्ट जो उसका प्रोटिस्टा होता है उसके लिए, स्पोरोजोइट के लिए। तो उसी तरीके से प्लाज्मिड डीएनए जो है, अगर तुमने उसमें से कुछ चीज़ काट के निकाली है ना, ये चीज़ तुमने कुछ काट के निकाली है, अरे काट के निकाली है तो तुम इसके अंदर में डाल भी सकते हो। इसका मतलब है तो हो सकता है कुछ और एंजाइम की ज़रूरत पड़े, लेकिन तुम इसमें अपनी मर्ज़ी का जीन डाल भी सकते हो। और एक बार तुमने इसमें अपनी मर्ज़ी का जीन डाल दिया तो फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर में डाल देना, और फिर बैक्टीरिया तुम्हारे लिए वो प्रोटीन बनवा देगा। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो वेक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि मैंने प्लाज्मिड के अंदर में अपना डिज़ायर्ड डीएनए डाल दिया है। तो वो मेरा, क्योंकि वो मेरा डिज़ायर्ड डीएनए लिए लिए घूम रहा है, तो वो मेरा वेक्टर है। प्लाज्मिड कैन यूज एज वेक्टर। प्लाज्मिड का इस्तेमाल वेक्टर की तरह किया जा सकता है ताकि एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला जा सके। बैक्टीरिया के अंदर में इंसान के इंसुलिन का डीएनए डलवाया जाना इसी का एग्जाम्पल है। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद वेक्टर, कि भैया तुम कैसे कर पा रहे हो? तुमने देखो बाहर ये जो जीन है इसको बाहर निकालने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल किया वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। लेकिन तुम जब अंदर डालोगे तो कोई चीज़ चिपकाने के लिए भी तो चाहिए। तो जो तुम डालोगे और चिपकाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। अब जो तुमने बना लिया है, अब जो तुमने चीज़ बना लिया उसको ना हैंडी रखना चाहिए मुझे। उसको उठा लेते हैं ऊपर से, है ना उसको। तो ये हैंडी आएगा। तो बस क्या बोल रहा है भाई, देख लेते हैं कि भाई तुमने जिस तरीके से तुमने काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया है, तुम चिपकाने के लिए भाई ये जो बाहर का जीन है, ये जो बाहर का जीन है, जो तुमने इंसुलिन का जीन डाला है, उसको चिपकाने के लिए लाइगेज का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। और जो तुमने बनाया है उसको कह देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ओके।
और इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तुम ट्रांसफ़र कर दोगे ई कोलाई के अंदर में, ये मैंने डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर में, इसके अंदर में डाल दिया। और जब बैक्टीरिया जब ये प्लाज्मिड पागलों की तरह ग्रो करेगा बैक्टीरिया के अंदर में, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, तो तुमने क्या किया, तुमने जो भी डिज़ायर्ड डीएनए डाला है, तो मान लो कि अगर वो डिज़ायर्ड डीएनए जो तुमने डाला है बाहर से, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है जो तुमने बाहर से डाला है, और जब ये तुमने बाहर से डाला है तो ये अंदर जाकर के पागलों की तरह डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो अपनी कॉपी बनाएगा। अपनी कॉपी बनाने को ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। अगला बोल रहा है कि भाई हेंस जो 3 बेसिक स्टेप हैं मॉडिफाई करने के लिए, वो क्या है कि भैया पहले तो वो डीएनए ढूंढ लो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें डिज़ायरेबल है, तो ये ठीक है, यहाँ से मैंने अपना डिज़ायरेबल डीएनए ढूंढ लिया। दूसरा अच्छा, ओह ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, कि भैया ये उठा करके तुमने प्लाज्मिड में डाला और प्लाज्मिड को डाला होस्ट में, और फिर मेंटेन्स द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। कि एक तो पहली बात कि इसके अंदर में रहे तो जिंदा रहे बड़ा ज़रूरी है, और जो आगे बच्चे बने उनके अंदर में भी ये डीएनए जो है वो जाता रहे, तो ये यहाँ से बता रहा है। टूल्स फॉर, अगले पॉइंट पे चलते हैं ज़रा। हाँ जी, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए को ज्वाइन करके बैक्टीरिया में भेजने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि आप अपने नॉर्मल सेल से डीएनए को काट के निकाल सकें और प्लाज्मिड में भी कट लगवा सकें जिसमें आप अपना डिज़ायर्ड डीएनए अंदर डालेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम, भाई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का होना ज़रूरी है, क्योंकि वही डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि प्लाज्मिड पर मौजूद है, वहाँ बैठ करके जो है प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करेंगे और प्लाज्मिड का जो अमाउंट है वो बढ़ाएंगे। लाइगेज, जो आपने वो लिया है, क्या नाम है, जो डिज़ायर्ड डीएनए लिया है वो आप किस में डालेंगे, अब वो आप डालेंगे अपने प्लाज्मिड के अंदर में, तो उसको चिपकाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी वो है लाइगेज। ये जो रिकम्बाइंड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बनाया है, उस, देखिए शब्द ध्यान दीजिएगा, जब आप 2 अलग अलग डीएनए को जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप एक बैक्टीरिया के अंदर में डाल देते हैं तब वो बैक्टीरिया हो जाता है ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया या ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर है आपका प्लाज्मिड, और फिर उसको डाल देंगे आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर में। अगला सवाल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोला 1963 के अंदर में 2 एंजाइम मिले थे, क्या थी स्टोरी, ज़रा देखें। जो स्टोरी थी, हाँ ये रही। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है दोस्त कि भाई जन्म जन्मांतर से बैक्टीरिया और वायरस की लड़ाई तो चली रही है। वायरस क्या करता है, वायरस अपना डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है, फिलहाल इस केस में डीएनए कंसिडर कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया अपना जो है वायरस जो है अपना डीएनए डाल देता है किसके अंदर में, वायरस के अंदर में। और वायरस के अंदर में जब बैक्टीरिया डीएनए डाल देता है तो 2 एंजाइम हैं जो इस पूरे कार्यकलाप को अंजाम देते हैं। कौन है वो? पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, बड़े ही स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है, तो डीएनए जो बाहर से वायरस का जो डीएनए आ रहा है उसको काट सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक तरीके से बैक्टीरिया का खुद का अपना इम्यून सिस्टम सा हो गया ये। लेकिन भाई प्रॉब्लम वाली बात है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के आंखें थोड़ी लगी हुई हैं, उसे क्या पता कि वायरस का डीएनए है कि मेरा खुद का डीएनए है, अपने डीएनए को भी काट देगा। तो वो नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि हमने अपने डीएनए पर, मतलब बैक्टीरिया ने अपने डीएनए के ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप लगवा लिए हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये मेरा ही डीएनए है, इसको नहीं काटना है। तो मिथाइल ग्रुप लगाने वाले को कहते हैं मिथाइल ट्रांसफरेज। तो 2 एंजाइम्स जो डिस्कवर किए गए वो थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइल ट्रांसफरेज। ये 2 वो एंजाइम हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। आइए ज़रा देखें।
1963 के अंदर में 2 एंजाइम डिस्कवर किए गए। एक जो है वो ऐड करता था मिथाइल ग्रुप डीएनए के ऊपर में, और दूसरा जो है डीएनए को कट करता था एक स्पेसिफिक साइट पे, उसको कहते थे एंडोन्यूक्लियस। भाई देखिए, जिस तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो तरीके के हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस अंदर, अंदर, एंडो माने अंदर, अंदर बीच में कट लगाते हैं, यहाँ पर कट लगाते हैं ऐसे बीच में। तो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंड 2। हिंड 1 नहीं था क्योंकि वो स्पेसिफिक कट नहीं लगाता था, तो इसलिए हिंड 2 जो है बड़ा ही, तो इट वाज फाउंड दैट हिंड 2 ऑलवेज कट। ये इंपॉर्टेंट है गुरु, कि हमेशा जो कट करता था वो एक ऐसी स्पेसिफिक डीएनए की साइट जो 6 बेस पेयर की होती थी उसको पढ़ता था और देखता था, अच्छा, ये वही 6 बेस पेयर हैं, तो ये GGT AAC, तो मान लो ये 6 बेस पेयर का कोई सीक्वेंस है, वो आएगा तभी हिंट 2 जो है उस पर काटेगा। तो इसको वैसे तो सारे एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिकली कट नहीं लगाते हैं, लेकिन ठीक है 11th-12th के लेवल पे अगर तुम्हें समझना है तो तुम कह सकते हो कि हाँ, एंडोन्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिकली कट लगाते हैं। वो जगह जहाँ पर कट लगाया जाएगा वो आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो हिंड 2 प्लाज्मिड के ऊपर जिस चीज़ को पढ़ पाएगा, जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। टुडे आज की तारीख में 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पता है हमें, जो कि 230 तरीके के अलग अलग इस बैक्टीरिया से निकलवाए गए हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है उसको एक नाम दे देते हैं, जैसे EcoR1। तो EcoR1 जो है नाम जो है कहाँ से आया, E कैपिटल रखा जाएगा एस्टीरिया से, CO जो है वो आएगा मेरा स्पीशीज़ के जो 2 वो हैं यहाँ से, कोलाई से, R आएगा मेरा स्ट्रेन से, और 1 आएगा मेरा इसकी डिस्कवरी कब हुई है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उससे। रोमन नंबर जो है वो इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ द एंजाइम जो कि आइसोलेट किया गया था। ठीक है, वही हम बात कर रहे थे भैया, डीएनए को काटने वाला डीएनएज, आरएनए को काटने वाला आरएनएज, प्रोटीन को काटने वाला प्रोटीएज। तो उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला न्यूक्लियस 2 तरीके के होंगे। एक्सो इस तरीके से होता है कि अगर ये मेरा डीएनए का सीक्वेंस है तो यहाँ से एक बेस पे हटाएगा, फिर एक बेस पे हटाएगा, फिर एक बेस पे हटाएगा। इस तरीके से जैसे खीरा काटते हैं आप एक 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 एक, उस तरीके से कट लगाता चला जाता है एंडोन्यूक्लियस। और बिल्कुल बीच में से कट लगाता है, यहाँ से कट लगा देता है, वो है आपका एंडोन्यूक्लियस। दोनों ही बात यही लिखी हुई है। जो एंडोन्यूक्लियस है वो इंस्पेक्ट करता है डीएनए के सीक्वेंस को और वहाँ पर जाकर के कट लगाता है। और वहाँ पर भी जो वो कट लगाता है तो वो ऐसी जगह कट लगाता है, पहली बात शुगर फॉस्फेट की बैकबोन में कट लगाता है, ओके, ये रही शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। और दूसरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट लगाएगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जो इधर से पढ़ो तो भी वैसे पढ़ेंगे, इधर से पढ़ो तो भी वैसे पढ़ेंगे। तो GAATTC, तो ये ऐसा है। तो अब क्या है कि कट 2 तरीके से लगाया जा सकता है। कट लगाया जा सकता है A और T के बीच में, लेकिन जब वो कट लगेगा तो बिल्कुल ऐसा कट लग जाएगा, ब्लंट कट बोलते हैं उसको। अगर कट यहाँ लगे तो ब्लंट कट हो जाएगा। और एक कट होता है जिसके जो कि सेंटर से थोड़ा साइड में लगता है, जैसे कि G और A के बीच में काटेगा अगर EcoR1 काटेगा तो। और जब ये काटेगा तो क्या होगा, तो इस तरीके से कुछ खुले खुले नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो खुले खुले घूमेंगे। इनकी खास बात यह है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के लिए कोई एंजाइम की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। तो क्या होगा, बस ये एक दूसरे के आसपास भी आ जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास भी घूम रहे होंगे। तो आपने अगर कट लगाया है तो इस बात की मतलब चीज़ों के जो आपने डिज़ायर्ड डीएनए अपना बाहर से डालना है वो इज्जत के साथ चला जाता है। ब्लंट कट में थोड़ा मुश्किल होती है। तो वो अपने आप ही यहाँ पर जब मैं नया मेरा जो मैं अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नया जो वो डालूँगा क्या फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, वो इज्जत के साथ ऐसे चिपक जाएगा, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप बन जाएगा। और केवल 2 जगह बचेंगी, एक जगह ये वाली और एक जगह ये वाली। ये 2 जगह बचेंगी जहाँ पर मुझे बॉन्डिंग करवानी है।
और यहाँ पर बॉन्डिंग कराने के लिए और यहाँ पर बॉन्डिंग कराने के लिए, इन दो जगह पे बॉन्डिंग कराने के लिए ज़रूरत पड़ेगी लाइगेज एंजाइम की। तो वही बता रहा है पैलिंड्रोमी क्या होता है, मलयालम होता है इस तरीके से। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जो इस डायरेक्शन में पढ़ो तो भी सेम, इस डायरेक्शन में पढ़ो तो भी सेम, GAATTC GAATTC। और इसकी वजह से जब वो कट लगता है तो उसकी वजह से कुछ एंड जो है वो खुले रह जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाले, तो वो उसको स्टिकी एंड बोल देते हैं। और क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और स्टिकीनेस की वजह से आपका जो DNA एंजाइम है, DNA लाइगेज, उसे काम करने में आसानी होती है। एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो तो हम कर ही रहे हैं। जब आप क्या करते हैं, कट लगवाते हैं तो DNA में कट लगवाने की वजह से स्टिकी एंड जो है बन जाते हैं, और स्टिकी एंड को ज्वाइन करने का काम होता है DNA लाइगेज का। देखो खुद ब खुद तो चिपक जाएंगे इस सेंटर से, ये वाला जो बॉन्डिंग है ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, यहाँ वाला बॉन्डिंग और यहाँ वाला जो शुगर फॉस्फेट का फॉस्फोडाइएस्टर वाला लिंकेज है, वो फॉस्फोडाइएस्टर वाला लिंकेज जो है DNA लाइगेज से ही बनवाना पड़ेगा। लेकिन भाई अगला कोई सवाल, मेरे को एक बात बताओ, तुमको थोड़ी पता है कि तुमने DNA प्लाज्मिड लिया, मतलब तुमको दिख नहीं रहा है, तुमको दिख थोड़ी रहा है कि तुमने प्लाज्मिड लिया, उसको काटा, ये अंदर चला गया और ये अंदर बैठ गया, अब तुम्हें दिख थोड़ी रहा है। अब इस बात को पता लगाने का क्या तरीका है, बोले कि इसको पता लगाने का तरीका है DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोले कि उससे कैसे पता लग जाएगा, बोले कि देखो DNA को जो हम DNA जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसके साइज के बेसिस पर अलग करते कि नहीं करते हैं, ये तो सबको मालूम है कि DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर में DNA को उसके साइज पे के हिसाब से रिजॉल्व किया जाता है। ये देखिए कि बड़ा वाला जो DNA है वो ऊपर रहेगा, मोटा लंबा वाला जो DNA है वो ऊपर रुक जाएगा, फिर छोटे वाले DNA ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि भाई आप जानते हैं कि चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ट्रैवल करेंगी। जैसे मेरा DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेरे DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं उसे पानी में ऐसे फेंक दूं और बिजली चलाऊं तो मेरा जो नेगेटिवली चार्ज्ड DNA है वो पॉजिटिव साइड में भागेगा। अब पानी में तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो पानी की बजाय अब मैं इस अपने DNA को चलाऊंगा जेल के अंदर में, और जो जेल का इस्तेमाल करते हैं वो जेल है एग्रोज का जेल। तो अब मैं एग्रोज, क्योंकि भाई अब मैं जब चलाऊंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ये जा रहा है, और वो साइज़ के बेसिस पे सेपरेट होगा और रुकेगा थोड़ी देर, इसलिए मैं पानी में नहीं चलाता, मैं एग्रोज जेल पे चलाऊंगा। आप क्या करते हैं कि भैया ये एग्रोज जेल इधर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड लगा दिया, उधर इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ बफर भर दिया और बिजली चला दी, और आप देखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज्ड DNA पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा है। तो DNA फ्रेगमेंट जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब एक बात बताओ कि आगे चलते जाते हैं, पहले इसको ख़त्म कर लें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तो क्या होगा कि तुम देख पाओगे लिटरली, क्योंकि जब ये तुम अगर ये जब तुम एग्रोज का जेल बना रहे थे ना, तो एग्रोज का जेल बनाते वक्त तुमने इसके अंदर में ETBR डाल दिया था, इथीडियम ब्रोमाइड डाल दिया था, ये लिखा। तो इस जेल के अंदर में पहले से ही भर के इथीडियम ब्रोमाइड ऑलरेडी मौजूद है। जब DNA इसके छोटे छोटे छेदों में से ट्रैवल कर रहा होगा तो इथीडियम ब्रोमाइड को इकट्ठा करता हुआ ले आता है। तो जब ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ DNA बहुत ज़्यादा है और DNA के साथ साथ इथीडियम ब्रोमाइड इकट्ठा हो गया है, क्योंकि मैंने जब बिजली चलाई तो बिजली की डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से आपका DNA ट्रैवल करने लगा, और DNA जब ट्रैवल कर रहा था तो अपने साथ साथ एग्रोज जेल में से इथीडियम ब्रोमाइड को नीचे की तरफ लेकर के आने लगा, और यहाँ पर आपका इथीडियम ब्रोमाइड जो है मौजूद है। और इसी इथीडियम ब्रोमाइड को जब हम UV लाइट इस पे मारते हैं तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर में चमक जाता है, जो कि नीट का क्वेश्चन है। बस आपका हो गया। अब एक बात बताओ कि भाई अब ये तो हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तुम्हें पता चल गया। अब ध्यान से सुनना, अब तुमको थोड़ी पता है कि दोनों जो फॉरेन DNA और प्लाज्मिड दोनों आपस में चिपक गए हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको चलाओगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो अगर तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे दो अलग अलग DNA के बैंड दिखाई दिए तो समझ जाना कि दोनों आपस में चिपके नहीं है, और एक ही बैंड दिखाई दिया तो समझ जाना कि वो चिपक गए हैं।
अब क्या करोगे कि यहाँ पर जब वो चल जाता है तो चलने के बाद तुम उसको ब्लेड से यहाँ से जेल को काट के निकाल लेते हो, और ब्लेड से जेल को काट के निकालने के स्टेप को बोलते हैं आपका, आपने काट के निकाल लिया और उसको छोटी सी टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब MCT, और उसके अंदर में डाल करके आप उसमें से अपना DNA को बाहर निकलवाते हैं। तो इस स्टेप को कहते हैं इल्यूशन। अगला है मेरा क्लोनिंग वेक्टर। क्या है मेरा क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड को तो कहते हैं, ठीक है, देखते हैं प्लाज्मिड के बारे में क्या बोल रहा है। तो क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज दोनों के पास एबिलिटी है कि बैक्टीरिया के अंदर पागलों की तरह डिवाइड कर सकें और इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल DNA। भाई क्रोमोसोमल DNA तो तभी डिवाइड करता है जब पूरा का पूरा बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। वायरस और प्लाज्मिड वो अपनी मर्जी से बैक्टीरिया के अंदर में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, प्लाज्मिड जो है वो अपना, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि प्लाज्मिड जो है वो अपना नंबर बढ़वा सकता है। तो हो सकता है कि उसकी 2 कॉपी हो एक सेल के अंदर में, और हो सकता है 150 कॉपी हो। तो इसको कहते हैं उसका कॉपी नंबर, कि भैया अपने आप को कितना रेप्लिकेट कर रहा है। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर, हाँ मतलब बढ़ता जाएगा, आसान भाषा में ये है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉर्म। अगला जो टॉपिक हमें समझना है वो ये है। भाई पहली बात तो ये कि बैक्टीरिया के अंदर में हो सकता है तुम्हारा डिज़ायर्ड प्लाज्मिड अंदर गया हो और हो सकता है अंदर ना गया हो। तो तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारा जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट है, मतलब उसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट DNA गया हुआ है, या वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है कि उसके अंदर में DNA गया ही नहीं हुआ है। हाँ जी, अगला टॉपिक क्या बोल रहा है कि भाई द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन अ वेक्टर। भैया देखो ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर में, और ख़ास करके प्लाज्मिड में, जिसकी वजह से ये बात मेक श्योर की जा सके कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है वो कारगर साबित होगी। सबसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि आपके प्लाज्मिड के अंदर में एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जहाँ पर मेरा DNA पॉलीमरेज आके बैठे और पूरे को रेप्लिकेट करे, तभी इसका कॉपी नंबर तो बढ़ेगा। तो उसको कह देते हैं, उस जगह को कह देते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि जिसकी वजह से रेप्लिकेशन होगा और जिसकी वजह से कॉपी नंबर कंट्रोल में आएगा। अगला है सिलेक्टेबल मार्कर। देखिए जब ये बैक्टीरिया के अंदर में मैं अपना रिकॉम्बिनेंट DNA डालूंगा, तो भाई कई बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिनके अंदर में मेरा डिज़ायर्ड DNA या रिकॉम्बिनेंट DNA अंदर गया ही नहीं है। अब ऐसे बैक्टीरिया को सिलेक्ट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, कुछ मार्कर चाहिए होंगे। तो वो मार्कर जो मुझे अपने डिज़ायर्ड बैक्टीरिया को सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे उसे कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट टू नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर में आपने बाहर से, जब प्लाज्मिड को आप अंदर बैक्टीरिया के डाल दें तो बाहर से प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के अंदर में आना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो है, जो जीन इस चीज़ को हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह जिन जीन्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो है ज़्यादातर, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। ठीक है, अगला है क्लोनिंग साइट। भाई बैक्टीरिया के ऊपर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मार सके। खास बात इसमें यह है कि ये PST1 अगर है तो इसकी एक ही साइट हो। क्यों? क्योंकि 2 साइट हो गई तो एक कट यहाँ पड़ेगा, एक कट यहाँ पड़ेगा, 2 सीक्वेंस बन जाएंगे। तो सिंगल, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो, ठीक है, और एक ही हो, अलग अलग की एक होगी चलेगी। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट विद इन वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। यही बोल रहा है कि अगर यहाँ पर PST1 है और यहाँ भी PST1 है तो फिर दो टुकड़े हो जाएंगे। इन लाइगेशन ऑफ एलियन DNA, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगेगा, ये खुल जाएगा और यहाँ पर हम अपना क्या डाल देंगे,
अपना डिज़ायर्ड डीएनए डाल देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए कि जैसे ही यहाँ पर आपने PST1 से कट लगवाया, तो कट लगवाते ही आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो जीन है वो कट गया ना। इस प्लाज्मिड में से एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस का जीन गायब हो चुका है, और फिर यहाँ पर आप अपना डिज़ायर्ड डीएनए डाल देंगे ऐसे। तो आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस का डीएनए तो बर्बाद हो गया है। ओके, तो लाइगेट, आप लाइगेट करा लेंगे एलियन डीएनए को। रेस्ट्रिक्शन साइट इज प्रेजेंट वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो किसी ना किसी रेस्ट्रिक्शन उसके अंदर में मौजूद है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पे मौजूद है, और जैसे ही आप इससे कट लगवाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है BAM-H1 का। BAM-H1 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन गायब हो रहा होगा, देखते हैं। ये रहा मेरा BAM-H1। तो BAM-H1 पे जब मैं कट लगवाऊंगा, यहाँ पर जब मैं कट लगवाऊंगा अपने डिज़ायर्ड डीएनए को यहाँ डालने के लिए, घुसड़ने के लिए, तो टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस का जीन है वो बर्बाद हो जाएगा, और उसी का इस्तेमाल करूँगा मैं अपने ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो लाइगेट करने से BAM-H1 साइट पे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस का जीन बर्बाद हो जाएगा। विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन से जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो नहीं मिलेगा बैक्टीरिया को या प्लाज्मिड को, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड बाय प्लेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। अब क्या करो, सिंपल सी बात है, 2 स्टेप में प्लाज्मिड का सिलेक्शन हो जाता है। एक प्लेट लो और इस प्लेट पे डालो एम्पिसिलिन, ठीक है। तो एम्पिसिलिन पे डालोगे तो ऐसे बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे जिन पे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है, और ऐसे बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे जिन पे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैंने यहाँ तो अपना डाला हुआ है ना, और फिर इसी ही प्लेट पे एक कपड़ा छुपा करके, उस कपड़े को छुपा करके आप दूसरी प्लेट पे डाल दो। तो और जब आप दूसरी प्लेट पे डालोगे तो इस प्लेट पे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कॉलोनीज आएंगी, कुछ कॉलोनीज नहीं आएंगी राइट साइड में। तो आइडिया यही है कि भाई पिछली वाली कॉलोनी में देख लो, पिछली वाली प्लेट में देख लो, जो जो कॉलोनीज नहीं आई हैं इधर, मतलब इसको मैं सोच रहा था बोलने से बता दिया जाएगा, लेकिन बोलने से नहीं आएगा, तो इमेज दिखा करके बता देता हूँ। हाँ, तो ये देख लो दोस्त कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेट पे यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस था, तो मैंने BAM-H1 में यहाँ पर अपना डीएनए घुसेड़ा है, तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कल्चर ग्रो करूँगा किस पे, एम्पिसिलिन पे। तो ऐसा सारे दोनों तरीके के बैक्टीरिया आ जाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया भी आ जाएंगे जिन पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों का रेजिस्टेंस है, ऐसे भी आ जाएंगे जिन पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट वाले। तो सारे के सारे और सारी की सारी कॉलोनी ग्रो हो जाएंगी। फिर मैं क्या करूँगा, एक कपड़ा लूँगा और कपड़े को ऐसे बांध दूंगा डब्बे पे, और उस पर ऐसे इसकी छाप ले लूँगा। छाप ले करके एक दूसरी प्लेट लूँगा। अब इस पर खास बात यह है कि इस पर मैं डालूँगा टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन डाल करके मैं देखूँगा कि भैया खाली 1 2 3 4 कॉलोनीज आई हैं। तो मतलब ये वो 4 कॉलोनीज हैं जो मुझे नहीं चाहिए। मतलब इन 4 कॉलोनीज को हटा करके, मतलब इसमें ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये 4 कॉलोनीज को हटा करके जितनी भी कॉलोनीज हैं वो सारी की सारी मेरी हैं, मेरे को चलेंगी, वो रेजिस्टेंट हैं। ओके, अब भैया डिटेल में देखना है तो फिर वो, क्योंकि जिन लोगों को आता है ऑलरेडी वो उन्हीं का रिवीजन है। अगर आपको सीखना है डिटेल में तो फिर प्लीज़, तुम्हारी 1 महीने की फ़ीस भी नहीं है, उतने में पूरा का पूरा 200 घंटे का कोर्स मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये हो गया कैसे सिलेक्शन कैसे होता है, वो वाला प्रोसेस। आगे चलेंगे। बोला कि ये जो प्रोसेस है ये इतना आसान तो है नहीं, रेजिस्टेंस जो सिलेक्ट करने वाला है। तो इसके लिए एक नया जुगाड़ निकाला गया कि सिलेक्शन, जो रिकॉम्बिनेंट का जो सिलेक्शन करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स वगैरह के ऊपर में, बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस है। उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। बोले कि ऐसा काम करो कि तुम जो इंसर्शन करवा रहे हो ना, वो तुम ऐसा करो, ऐसे मतलब तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन था यहाँ पर,
उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन में घुसड़ रहे थे अपना डिज़ायर्ड डीएनए। अब तुम क्या करो, तुम उसको ना कहाँ घुसेड़ो, तुम ऐसी जगह घुसेड़ो जहाँ पर ऐसा जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। ओह, अब मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में नहीं घुसेड़ रहा हूँ, अब मैं अपना डीएनए कहाँ घुसेड़ूंगा, किस जीन पे घुसेड़ूंगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन पे घुसेड़ूंगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक होता है एक सबस्ट्रेट होता है एक्स गैल, तो उसको एक्स गैल अगर देते हैं तो एक्स गैल जो होता है वो आपका होता है मान लो कि वाइट कलर का। तो जब मान लेते हैं फिलहाल, तो बीटा गैलेक्टोसाइड इस एक्स गैल को जब काटेगा तो ब्लू कलर का चीज़ बनती है, ठीक है, ब्लू कलर की चीज़ बनती है। तो उससे क्या होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर इंटैक्ट है, ध्यान से सुनना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर इंटैक्ट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और आपका जो एक्स गैल है उसको ब्लू कलर में तोड़ दिया जाएगा। तो अगर मेरा क्या होगा, अगर मेरा डिज़ायर्ड डीएनए बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन में गया है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन हो जाएगा बर्बाद और मेरे पास आएंगी वाइट कॉलोनीज। तो और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है तो मेरे पास आएंगी ब्लू कॉलोनीज। तो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो मेरे पास वाइट कॉलोनीज से पता चल जाएगा मुझे। इस प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं कि मैंने डिज़ायर्ड डीएनए बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर में डाल दिया है, तो इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, दीज आर आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट। जो रंग नहीं बना रही हैं वो हैं रिकॉम्बिनेंट, और जो रंग देंगी मतलब उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंटैक्ट है उसको कहेंगे हम आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट कुछ सोच रहा था। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन। अब वेक्टर भाई प्लांट जैसे बैक्टीरिया के अंदर का प्रोसेस हमने डिटेल में जान लिया, अब भाई प्लांट और एनिमल के अंदर में भी तो घुसेड़ा जा सकता है। तो प्लांट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं टीडीएनए का, जैसे हम वहाँ पर ऊपर प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर रहे थे, ये है तो ये भी प्लाज्मिड, मगर इसको टीआई प्लाज्मिड या टीडीएनए बोलते हैं, जिसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या टीडीएनए, ट्यूमर वाला डीएनए। तो प्लांट के अंदर में हम डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली तो ये एग्रोबैक्टीरियम जो है वो पैथोजन है कुछ डाइकॉट प्लांट के ऊपर, लेकिन हम इस एग्रोबैक्टीरियम को इस्तेमाल करते हैं अपना डिज़ायर्ड डीएनए प्लांट के ऊपर में डिलीवर करने के लिए। और उसी तरीके से रेट्रोवायरस का हम इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि चाहे रेट्रोवायरस हो और चाहे टीडीएनए हो, दोनों के अंदर में काबिलियत है ट्यूमर बनवाने की। तो यहाँ भी भाई रेट्रोवायरस के अंदर में काबिलियत होती है कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल दे, और ऊपर वाले टीडीएनए या एग्रोबैक्टीरियम के पास जो प्लाज्मिड है उसके पास भी ये कैपेसिटी है कि वो नॉर्मल सेल को, प्लांट के नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदल दे। वही आगे बात, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड, जैसे वहाँ पर हम नॉर्मल प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर रहे थे बैक्टीरिया के अंदर में, यहाँ पर हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन के लिए। और हम मेक श्योर करते हैं कि अब वो पैथोजेनिक नहीं रहा है, हम वो जीन को निकाल देते हैं जो पैथोजेनिक होते थे, और केवल उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, भाई अपनी उस मशीनरी का इस्तेमाल करके वो पैथोजेनिक डीएनए को प्लांट में डालता था, जिसकी वजह से प्लांट को ट्यूमर होता था। अब हमने उसके ट्यूमर वाले जीन्स को निकाल दिया है, केवल उस मशीनरी वाले जीन्स को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से डीएनए को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और एक बार आपने डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट कर दिया अपने वेक्टर के अंदर में, इस तरीके से ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल और प्लांट, और मतलब ये 3 तरीके हो गए, प्लाज्मिड भी, बैक्टीरिया भी देख लिया, एनिमल भी देख लिया और प्लांट भी देख लिया। बोला कि ये जो तुम्हारा डीएनए है, ये जो तुम्हारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डालने के क्या क्या प्रावधान है। बोले कि ऐसा है कि डीएनए जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और पानी में घुलने वाला मॉलिक्यूल है, और हमें मेम्ब्रेन
जो कि ए पोलर होती है उसे उसके पार उसको पहुंचवाना है। तो क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका कि मेम्ब्रेन पे क्या लगवा दो, मेम्ब्रेन पे लगवा दो, मतलब मेम्ब्रेन के आसपास डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम बढ़वा दो। तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रल होने के बाद भी आपको उसे क्या देना पड़ेगा? आपको उसे हीट शॉक देना पड़ेगा। तो पहले उसे किस पे रखना पड़ेगा? पहले उसे आइस पे रखो, आइस के बाद उसको कुछ सेकंड के लिए 42 डिग्री पे रखो, फिर से आइस पे रखो। इससे क्या है कि मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होगी और डीएनए को अंदर सेल के घुसने का मौका मिलेगा। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन, इस तरीके से डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि डायरेक्टली डीएनए को इंजेक्ट किया जा सकता है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये है असल में माइक्रो इंजेक्शन। ये तो पाइपेट से पकड़ रखा है सेल, और ये है माइक्रो इंजेक्शन। या फिर जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये जीन गन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए को अंदर डालने के लिए। तो आप उसको गोल्ड और टंगस्टन के साथ कोट कर देते हैं डीएनए को, और फिर उसको जीन गन से फायर कर देते हैं प्लांट सेल की तरफ। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है भैया? प्रोसेस आप ऊपर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। डीएनए को आइसोलेट करो, काटो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से काटो, उसके अंदर में अपना डिज़ायर्ड डीएनए डालो, लाइगेज से चिपकवा दो, और फिर उसको होस्ट के अंदर में डलवा दो। वही प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में अभी बताना शुरू करेगा, और वही जो हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल कैसे आइसोलेट करोगे। जेनेटिक मटेरियल होगा दो तरीके का, एक मेरा जीनोमिक डीएनए होता है, एक प्लाज्मिड वाला डीएनए होता है। हमें प्लाज्मिड निकलवाना है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी इतना ज़्यादा घुस करके तुम्हें नहीं बताने की कोशिश करता, बस बोल देता है कि देखो ऐसा है कि तुमको अगर डीएनए पे काम करना है तो तुम्हें वो चाहिए प्योर फॉर्म में, और अगर तुम्हें उसे प्योर फॉर्म में चाहिए तो तुम्हें उसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल से अलग करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आरएनए को हटाना पड़ेगा, प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, लिपिड को हटाना पड़ेगा, शुगर को हटाना पड़ेगा, तो इन सब के लिए तुमको चीज़ों का क्या है कि सबसे पहले सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। तो पहले लाइजोजाइम को यूज़ करो, या प्लांट सेल से डीएनए निकालना है तो सेल्यूलेज को यूज़ करो, फंगस से निकालना है तो चिटिनेज का यूज़ करो, फिर आरएनए भगाओ, प्रोटीन भगाओ आरएनए से, प्रोटीएज से, और फिर अल्टीमेटली डीएनए को प्रेसिपिटेट कर दो इथेनॉल की मदद से। अगला है कटिंग। डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे जो हम कट करेंगे वो किसकी वजह से कट कर पाते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योर डीएनए मॉलिक्यूल विद। आपने अपने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ बस थोड़ी देर के लिए रखना है, वो अपने आप काम कर देगा। और ऊपर ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया चेक कैसे करोगे कि तुम्हारा जो कटा है कि नहीं कटा है। तो तुम क्या करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाओ, क्योंकि जो गोल वाला प्लाज्मिड है वो ज़्यादा दूर तक जाता है। अगर इसी गोल वाले प्लाज्मिड को मैं खोल दूंगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, तो वहाँ से हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मात्र से पता चल सकता है कि मेरा डीएनए कटा है कि नहीं कटा है। और ज्वाइनिंग करवा दो कि द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। ओके, मतलब ठीक है, दो डीएनए को ज्वाइन करने के लिए आपका वही स्टैगर्ड कट लगेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेगा, फिर उसके बाद लाइगेज से शुगर फॉस्फेट की बैकबोन जुड़ेगी, लाइगेज इज एडेड। अगला प्रोसेस है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। भाई तुमने बना तो लिया अपना डीएनए, उसको एम्प्लीफाई करवा सकते हैं पीसीआर की मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है भाई? डीएनए का टुकड़ा है, डीएनए के टुकड़े को सबसे पहले, भाई मशीन है, मशीन कुछ नहीं करती है, मशीन केवल टेम्परेचर को ऊपर नीचे करती है, ध्यान रखिएगा। जो काम करना है वो एंजाइम ने करना है। भाई सबसे पहला स्टेप, मशीन जो है टेम्परेचर बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड में बदल जाता है, तो इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा कम लेकर के आया जाता है, उसकी वजह से प्राइमर जो है वो चिपक जाते हैं जहाँ उन्हें चिपकना होता है, उसे कहते हैं अनीलिंग। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि डीएनए पॉलीमरेज, जिसकी टैग पॉलीमरेज है, क्या है डिस्कस करेंगे, वो क्या करेगा, वो पॉलीमराइजेशन कर देगा। और इसको इस प्रोसेस में जहाँ पर पॉलीमराइजेशन चलता है उसको कहते हैं एक्सटेंशन।
और फिर इसके बाद दोबारा से डीनेचुरेशन कर दिया जाएगा, इसका डीनेचुरेशन होगा, इसका डीनेचुरेशन होगा, और ये साइकिल 30 बार चलेगी तो तकरीबन 1 बिलियन डीएनए हमें मिल जाएंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाया डीनेचुरेशन, फिर आपने प्राइमर को जोड़ दिया, अनीलिंग हो गया, फिर आपका उसको वैसे का वैसे ही रहने दो तो डीएनए पॉलीमरेज काम करने लगेगा, और ऐसे करके आपका 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाएंगी। जो डीएनए का हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो थर्मस एक्वेटिका से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है टेम्परेचर, इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन इसमें नहीं होता है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, वो आप जानते ही हैं कि सेल के अंदर में घुसड़ने के लिए हमने ऊपर देखा था कि हमने कॉम्पिटेंट सेल्स बना दी थी। वो जो कैल्शियम वाला हीट शॉक वाला था तो वो कॉम्पिटेंट सेल के ऊपर ही काम किया जाता है, मतलब वो सेल जो कैल्शियम ट्रीटेड हों या पॉजिटिव आयन ट्रीटेड हों। इफ़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग चीन एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस अगर उसके पास है तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल अगार प्लेट पर एम्पिसिलिन, अच्छा बस यही बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास एक प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड पे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस का जीन है तो एम्पिसिलिन की प्लेट पर मेरा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा, और अगर तुमने एम्पिसिलिन वाले में अपना डीएनए डाल दिया है फॉरेन वाला तो एम्पिसिलिन की प्लेट पर वो ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एम्पिसिलिन जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, भैया तुमको अब ये जो जीन प्रोडक्ट है वो मिलेगा कैसे? तुमने अपने एलियन डीएनए को इंसर्ट तो कर दिया है, और जब डीएनए को तुमने इंसर्ट कर दिया है अपने सेल के अंदर में तो बैक्टीरिया सेल में डाल दिया होगा, प्लांट में डाल दिया होगा, एनिमल में डाल दिया होगा, और अल्टीमेट एम ये है कि आप अल्टीमेटली तो यही चाहते हैं ना कि कोई प्रोटीन बने। तो जो आपने फॉरेन जीन लिया था, फॉरेन जीन को आपने प्लाज्मिड में डाला था, उसको अब एक्सप्रेस करने के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन तो मुहैया कराओ। तो जब वो क्लोन हो जाएगा, जब वो बैक्टीरिया के अंदर में ग्रो बहुत ज़्यादा कर लेगा, ग्रो करने के बाद अब उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने का टाइम है ताकि आप बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रोटीन जो है प्रोड्यूस कर पाएँ। अगर कोई प्रोटीन जो कि एक्सप्रेस किया जा रहा है हेटेरोलोगस होस्ट में, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मतलब कि एक इंसुलिन का प्रोटीन इंसान की पहचान है, मान लीजिए ह्यूमन की पहचान है, और उसका इस्तेमाल उसको आप कहाँ डाल पा रहे हैं? उसको आप डाल पा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर में। हमने बैक्टीरिया के अंदर में उस जीन को डाल दिया और बैक्टीरिया उसको क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब ये समझिए, इंसुलिन का जीन अगर इंसान से निकाल के दूसरे इंसान में डाल देता तो उसको कहते हैं होमोलोगस होस्ट। चूँकि बैक्टीरिया से निकाल के इंसान से निकाल के बैक्टीरिया में डाला हुआ है उसे कहते हैं हेटेरोलोगस होस्ट। चाहे वो प्रोटीन आपने लेबोरेटरी में बनवाया हो, चाहे वो आप कंपनी में बनवा रहे हो, अब आपको सारी की सारी सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया के अंदर में से वो प्रोटीन को निकलवाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम हो, बड़े बड़े डब्बों का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिकली आसान भाषा है ये। और ये जो लार्ज कंटेनर होते हैं ये, इनको हम बायो रिएक्टर बोल देते हैं। और इन बायो रिएक्टर्स के अंदर में हम जो भी सामान हमें बनवाना है, चाहे वो विटामिन हो, वैक्सीन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, वो बड़े बड़े क्वांटिटी में बन सकता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिसमें भैया एक बार सामान डाला और फिर पूरा का पूरा सामान बाहर निकाला। एक होता है ऊपर से डालो नीचे से निकालो। इसको ऊपर जो लिखा हुआ था कॉन्टीन्यूअस कल्चर सिस्टम के ऊपर से ऊपर, भाई एक तरीके से मान लो कि इसमें दही जमा हुआ है तो ऊपर से दूध डालते रहो, नीचे से दही निकालते रहो, तो वो कॉन्टीन्यूअस कल्चर सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसा डब्बा है जिसमें दही डाल के पूरा का पूरा दही निकालना पड़ता है, फिर से दूध डालना पड़ता है, फिर उसको जमाना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, वो आपका कॉन्टीन्यूअस कल्चर सिस्टम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भैया छोटे छोटे से तो क्या ही निकालेंगे, बड़े बड़े बायो रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। 100 से 1000 लीटर के हो सकते हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं ये। और इसके अंदर में हम देखेंगे कि हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम वगैरह को देखेंगे, बनवाएंगे। बायो रिएक्टर के अंदर में हम ऑप्टिमल कंडीशन बनवाते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट, ऑप्टिमम सॉल्ट, ऑप्टिमम विटामिन्स, ये सब। जो स्टर टैंक है ये वाले जिसमें स्टरिंग होती रहती है, इसे घुलाते रहते हैं, तो उसकी अगर कोई मतलब एरोबिक बैक्टीरिया है तो वो घूमता रहेगा,
सारी चीज़ें आपस में मिलती रहेंगी, खाना वाना सब बैक्टीरिया तक पहुंचता रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी सबको, पीएच वीएच जो है मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और नीचे सैम्पलिंग पोर्ट होते हैं जहाँ से आप चीज़ों को निकलवा सकते हैं। डाउन स्ट्रीम, ये इन वाले कंटेनर के अंदर में आपने बैक्टीरिया को पागलों की तरह ग्रो कराया है खाली। अब ग्रो कराने के बाद में आप उनको एक बायोसिंथेटिक स्टेज होती है जब वो प्रोटीन बना रहे होते हैं अपने अंदर, और अपने अंदर प्रोटीन बनाने के बाद जब आप उसको बाहर निकलवाएंगे प्रोटीन को, कैसे, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के ज़रिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाएंगे, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स, उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, डन।